नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है आरक्षण पर आर पार। दरअसल लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और वैसे वैसे ही आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के सतारा में रैली में कहा कि वो जीते जी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। मोदी ने कांग्रेस पर धार्मिक आधार पर मुसलमानों का आरक्षण देने का आरोप लगाया है। मोदी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि वो 10 साल की उपलब्धियां बताएं। क्या चल रहा है आरक्षण को लेकर आगामी चरणों में, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। धार्मिक आधार पर आरक्षण को लेकर सियासी महाभारत। पीएम मोदी ने कहा धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा आरक्षण। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस ने किया संविधान बदलने का प्रयास। कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का जवाब, आरक्षण, वोट, अधिकार संविधान की देन। संविधान में से रिजर्वेशन निकला, संविधान में से वोट निकला, संविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, संविधान में से आपके अधिकार आए, आपके जो हक हैं, ये सब संविधान की देन है। आरक्षण पर आर पार। तो आरक्षण पर आर पार की रार छिड़ी हुई है। खास मेहमानों का परिचय कराता हूं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ बतौर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बहुत जल्द बाकी मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय भी कराएंगे, उनसे सवाल भी लेंगे। पहले सीधा सवाल लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपसे, चूंकि कांग्रेस तो लगातार यही कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करे जा रही है, कांग्रेस की बात करे जा रही है, उस पर उंगली उठाई जा रही है। अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा, हिसाब किताब आप दे नहीं रहे हैं। देखिए, हमने तो 10 साल के लेखा जोखा और हिसाब किताब देश की जनता को हर दिन दिया है। पूरे 5 साल दिया है, उसके पहले 5 साल की सरकार में दिया है। देश की जनता क्योंकि विकास कार्यों को पसंद करती है, अपनी आंखों से देखती है और जो देश की जनता को मिला उसको महसूस करती है। इसलिए जो हमने किया उसका जिक्र तो हम बार बार कर ही रहे हैं। देश की जनता जानती है, लेकिन पीछे से कांग्रेस पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है, जो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का जो हक और अधिकार आरक्षण है उसको पिछले दरवाजे से मुसलमानों को देने का षड्यंत्र कर रही है, वो भी देश की जनता को बताना जरूरी है। वो बताना जरूरी है कि कांग्रेस षड्यंत्र की भू कहां से आई है, कहां आपको दिखाई दे रहा है षड्यंत्र? क्योंकि कांग्रेस यही पूछ रही है, भाई हमारे मैनिफेस्टो में कहीं किसी धर्म के आधार पर किसी धर्म का नाम नहीं लिखा, आरक्षण हम दे देंगे मुसलमानों को या किसी और धर्म के लोगों को, ये हमने कहीं नहीं लिखा। ओबीसी का आरक्षण हम छीन लेंगे, ये हमने कहीं नहीं कहा। तो फिर आपको कैसे लग रहा है ये कांग्रेस सवाल कर रही है? दे नहीं देंगे रविंद्र जी, दे दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एससी एसटी का आरक्षण था उसको खत्म करके 50% मुसलमानों को आरक्षण दे दिया है। जामिया मिलिया में कांग्रेस पार्टी ने एससी एसटी का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे दिया है। आंध्र प्रदेश में दलितों का आरक्षण घटाकर मुसलमानों को दे दिया है। कर्नाटक में पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करके मुसलमानों को देने की तैयारी है। लेकिन राष्ट्रीय जो ओबीसी कमीशन है उसने उसके ऊपर सवाल खड़े किए तो उस पर रोक लग गई है। आंध्र प्रदेश में कोर्ट ने रोक लगा दी है। कांग्रेस पार्टी तो पूरा षड्यंत्र कर चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच में सरकार ना आई होती, मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते, तो अब तक दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का जो आरक्षण का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देकर गए थे उसको ये मुसलमानों को सौंप चुके होते। क्या आपको लगता है ये कांग्रेस का हिडन एजेंडा है? ये हिडन एजेंडा है कांग्रेस का? हिडन नहीं है, ये तो खुला है। मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जामिया मिलिया का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का। जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, किसके अंतर्गत आती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। कब दिया गया था इनको आरक्षण? कांग्रेस पार्टी के शासन में दिया गया था, बताने की जरूरत क्यों नहीं है? खुल के बताइए ना। कांग्रेस पार्टी के शासन में दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम। ये वापस नहीं हो सकता था क्या फिर जब आपकी सरकार आई? जब आपकी सरकार आई वापस नहीं हो सकता था क्या?
आप थोड़ी जानकारी करिए, इसलिए क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि कोर्ट में अटका हुआ मामला है। अभी लोग कोर्ट में चले गए थे, तब से वहां कोर्ट में चल रहा है, और जब कोर्ट में जब उसका आदेश आएगा तब उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो दे चुके, जो दलितों का आरक्षण खत्म कर चुके, मैं इसलिए आ रहा हूं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, देखिए अब जानकारी हो सकता है किसी मसले पे आपसे ज्यादा मुझे हो, किसी मसले पे आपके पास मेरे से ज्यादा हो। कर्नाटक में 2019 में जब वसईराज बोम्मई की सरकार थी, 4% मुसलमानों के आरक्षण को बीजेपी सरकार ने वापस ले लिया था, जिसको वापस बहाल किया गया कांग्रेस सरकार की तरफ से। तो उनका यह एजेंडा था कि अगर बीजेपी ने उस मुसलमानों के आरक्षण को अलग किया, जो ओबीसी के 32% में 4 श्रेणियां बनाई गई थी, अब कांग्रेस ने उस को बहाल कर दिया, मुसलमानों का आरक्षण दे दिया। उसी तरह से मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि ये अंडर कोर्ट में चल रहा है, तो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से इन यूनिवर्सिटीज के एटलीस्ट जो दिया गया था आरक्षण, उसको लेकर क्या कुछ किया गया? मैंने कहा ना आपको कि ये पूरी प्रक्रिया जो दलितों को आरक्षण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया में मिला हुआ था, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खत्म किया और 50% आरक्षण वहां मुसलमानों को देने का काम उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट के पास इसका फैसला आना है। कोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें अपना काम करेगी। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये नहीं है, ये सामने आया हुआ एजेंडा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर से आए, लेकिन उन्होंने जरूर जो सवाल यहां पे उठाए और जो जवाब यहां दिए गए लक्ष्मीकांत जी की तरफ से सुने होंगे। डॉक्टर प्रदीप खुलकर बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत जी की कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो ओपन हो चुका है, कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण दे चुकी है और इसको और भी बड़े पैमाने पर लेने की तैयारी है। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि जीते जी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, जिस संदर्भ बातें कर रहे हैं, सवाल यह है कि आरक्षण का मुद्दा क्या देश में ज्वलंत है? किसी समाज के लोगों ने मांगा है या उस पर कोई विवाद किया है? यह राजनीतिक मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है। सारे मुद्दे आरक्षण को लेकर के, जितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है, वे सिर्फ अपनी राजनीति को लेकर है, वोट की राजनीति लेकर है। ना तो समाज बात कर रहा है आरक्षण की, ना बात सब उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो आरक्षण की नहीं, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है। लेकिन सवाल यह है कि यह मुद्दा अगर बनाया जा रहा है तो राजनीतिक पार्टियां कैसे इसको स्थापित करने की बात कर रही हैं? आज देश का कोई समाज क्यों डॉक्टर प्रदीप आरक्षण मुद्दा क्यों नहीं है? ये कांग्रेस ही तो थी जो कहती रही कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी, तो कांग्रेस ने कहा ना। आज से 70 साल पहले जो अब आप कह रहे हैं आरक्षण मुद्दा नहीं है, उसका प्रावधान आज भी मौजूद है और उन्होंने सर्व समाज के हितों के लिए भी आरक्षण की बात की थी और सारे देश में संविधान को डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रावधान के अनुसार से लागू करने की बात हुई, वो हमने किया है। लेकिन सवाल यह कि इस चुनाव में आरक्षण की मांग और आरक्षण के मुद्दे पर तो कोई समाज कोई विवाद ही नहीं कर रहा है, ना कोई मांग कर रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि सरकार बिना मुद्दों के, बिना लोगों से सलाह मशवरा किए एजेंडा खुद ही स्थापित कर रही है। लक्ष्मीकांत जी, आरक्षण तो कोई मुद्दा है नहीं, आप बिना बात में ये बात लेकर आ रहे हो आरक्षण की, वो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। और मैं तो सवाल कर भी रहा हूं, प्रदीप जी तो जवाब ही नहीं दे रहे इस बात का कि ये तो कांग्रेस की तरफ से ही कहा गया ना कि ये तो कांग्रेस ने ही कहा था कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। राजनीतिक संबंध है। प्रदीप जी, आप वन वे ट्रैफिक की तरह बोलते हैं, सवाल आपसे जो किया जाता है उसका भी जवाब दे दिया। एक बार रुककर आरक्षण के मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन देश के समाज और वर्ग ने इस बात की चर्चा इस चुनाव में नहीं की है। जवाब देने दीजिए रविंद्र जी, मैं जवाब देता हूं। बोलिए बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं उठा। अरे भाई, आप देश में भ्रम फैला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो आपका अधिकार, आपका जो मंशा है उसको स्पष्ट किया है कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं करेगी। आपके प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं संविधान बदल दूंगा, आपके प्रधानमंत्री संविधान बदल दूंगा। वो कौन होते हैं? संविधान का संसद को अधिकार है। अरे हम किस तरह नारा दे रहे हैं? वो किस तरह नारा दे रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, 400 पार कर देंगे, संविधान बदल लेंगे? किसने कहा संविधान बदल लेंगे? संविधान में जो कानून मौजूद है कह दिया, हवाई बात करते हैं आप प्रदीप जी। बदलने की बात प्रधानमंत्री कैसे कर रहे हैं? और जैसे ही वो बात कर रहे हैं, लोगों में भ्रांति फैल गई है और लोग इसको देख रहे हैं। इसलिए संविधान बदलने की ताकत प्रधानमंत्री में नहीं है, नरेंद्र मोदी में नहीं है। संसद को है, संसद बताएगी, संसद ये अधिकार देगी, संसद में होगा ये काम। ये प्रधानमंत्री के नारों से नहीं, चुनावी जुमलों से नहीं होने वाला है। आप कहीं चुनावी जुमलों से ये प्रदीप चतुर्वेदी इस सवाल का जवाब दें कि कर्नाटक सरकार जो कि कांग्रेस की है, उसने मुसलमानों को ओबीसी कोटे में शामिल करके क्यों रिजर्वेशन दिया?
का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल नहीं, महंगाई से, चिकित्सा से, शिक्षा से मुद्दा को ध्यान से हटाने का काम कर रही है, जो अनुचित है। और लोग देख रहे हैं कि इनके मुद्दों को ध्यान हटाने का काम लोगों की समझ में आ रहा है। मोहसिन रशीद साहब का रुख करता हूं। मुस्लिम अलायंस हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, ये बताइए, कांग्रेस के बात कर रहे हैं। मोहसिन जी, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि मुसलमानों के आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कहा कि धर्म के आधार पर, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों को लेकर, यह कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। मोहसिन जी, आप क्या कहेंगे? मुसलमानों को नहीं देंगे हम, अभी भी नहीं बोल रहे। आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को टारगेट नहीं किया, तो आप मुझे बता दीजिए सिर्फ कि किसका आरक्षण के मुताल्लिक मोदी जी ये कह रहे थे, तो फिर मैं इसका जवाब देने में ज्यादा कंफर्टेबल होऊंगा। कंफर्टेबल आप ये बताइए मोहसिन रशीद, क्या इस देश में अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत है? आरक्षण होना चाहिए? क्यों नहीं है? मुसलमानों से बुरी हालात आज की तारीख में किसी की भी नहीं है। मोदी जी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर बनाने वाले हैं, अमित शाह जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, योगी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। तो जो कौम पहचानी ही पंचर बनाने वालों से जा रही है, रिक्शा चलाने वालों से जा रही है, उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में सबसे पिछड़ा कौन है? अगर आपको यह महसूस नहीं हो रहा कि मुसलमानों के हालात बुरे हैं, तो मुझे हैरानी है तो जो पार्टी चलाने वालों पे, जो राजनीतिक दल या जो घटक, जो अलायंस ये वादा करेगा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो मुसलमान कौम को उसके साथ जाना चाहिए क्या? फिर खाली आरक्षण मुद्दा नहीं है, जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमें ऐसा महसूस नहीं कराएगा कि भारत में प्रदीप चतुर्वेदी, मैं कमेंट चाहूंगा, इस पर खुलकर बताइएगा। मोहसिन रशीद साहब का यह कहना कि मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत है, अपना मत दीजिए कांग्रेस का। जितने भी वर्ग शामिल हैं, जितने वर्ग शामिल हैं, उनका आरक्षण के पक्षधर हैं और हमने प्रावधान किया है। हमने बोला पिछड़ा को, कमजोर वर्गों को, कमजोर हैं, इसलिए कमजोर दलितों, पिछड़ों को हम आरक्षण देने के पक्षधर हैं और हमने संविधान में इसकी पैरवी की है और करेंगे। और मुसलमानों को, हिंदू मुसलमान आप करो, हिंदू मुसलमान आप करो, हम दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों को, दलितों का अधिकार, दलितों, पिछड़ों, कमजोर वर्गों को मिल रहा है, लेकिन उनके अधिकार में मुसलमानों को आरक्षण देंगे क्या आप? हमारा ध्येय है कि और मुसलमानों को आरक्षण दें और मुसलमानों के को पक्षधर हैं और हम देने की बात कर रहे हैं। नहीं, एक बात ये बताइए, दलितों पिछड़ों को क्यों मिल रहा है? मुसलमान उसमें इंक्लूड नहीं होते उस क्राइटेरिया में। मंदिर मस्जिद की राजनीति आप करिए। मोहसिन रशीद साहब, इस देश का संविधान बनाने वालों ने, इस देश का संविधान बनाते वक्त आरक्षण का प्रावधान करने वालों ने एक सोच के मुताबिक, उस देश की जरूरत के मुताबिक ये आरक्षण की प्रावधान किया था। और ये हम सब जानते हैं कि 10-10 साल में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से विचार करने की बात कही गई थी और उसको विचार नहीं किया गया। जाहिर तौर पर आज की जरूरत यही है कि आरक्षण की जरूरत है, आरक्षण की जरूरत एससी को है, एसटी को है, ओबीसी को है, लेकिन धर्म के आधार पर इस देश को आरक्षण की जरूरत कैसे है? तो देश कहां रहेगा? नहीं, धर्म के आधार पर कौन कह रहा है? बात यह है कि नहीं, आप ने कहा ना कि मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पंचर बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आपको यह बात नहीं सुनाई देती कि सबका साथ सबका विश्वास? बात सुनिए, 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिलता है तो क्या मुसलमानों को नहीं मिलता? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है 80 करोड़ लोगों को जिनको राशन मिल रहा है, लिखा होता है हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है, उनके लिए एक प्रधानमंत्री खड़े होकर ये नहीं कहता कि ये घुसपैठिए हैं और ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। उनके लिए देश का गृह मंत्री खड़े होकर ये नहीं कहता कि इनका 4% आरक्षण छीन के SC ST में बांट दिया जाएगा। उन लोगों के लिए नहीं कहता, मुसलमानों के लिए कहता है। अगर आपको इस बात में मोहसिन साहब क्यों नहीं कहेगा? अगर किसी का हक अधिकार, अगर ओबीसी के अधिकार में मुस्लिम या किसी और धर्म के लोगों को लाया जाए तो क्यों नहीं कोई कहेगा? क्या किस जगह? कर्नाटक में 32% में मुसलमानों। अच्छा, तो गुर्जरों को जो दिया था आरक्षण, उसके भी खिलाफ हैं क्या आप? या उसके भी खिलाफ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह? गुर्जरों को भी जोड़ा गया था ना, उसमें भी खिलाफ हैं क्या आप? आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, संविधान का प्रावधान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख कर गए हैं। कांग्रेस कुचलना चाहती है, नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसके भी खिलाफ है क्या? जो हिंदू जातियों को जोड़ा जाता है, आप ये कहिए कि किसी भी हिंदू जाति को भी नहीं जोड़ा जाएगा, ये कह दीजिए। मैं यहीं पर आपको सपोर्ट करने को तैयार हूं। आप बस ये कह दीजिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसी हिंदू जाति को आरक्षण में अब नहीं जोड़ेंगे, कहिए। आशुतोष जी,
सर 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे चरण यानी अभी 4 चरण और 5 चरण और बाकी हैं चुनाव के। आपको लग रहा है कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन रहा है? कांग्रेस खुलकर यह नहीं कह रही कि हम मुसलमानों के आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन वो इस बात को नकार भी नहीं रही है, और यहां पर मोहसिन रशीद साहब को भी आपने सुन लिया। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस ये खुलकर के तो नहीं कह रही है कि हम धर्म के आरक्षण के नाम पर आरक्षण देंगे, लेकिन हमने पहले 2 चरणों में देखा कि पहले 2 चरणों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो कोई भी दूसरे प्रदेश हो, एक लगातार लोगों के बीच में फेक वीडियोस वायरल किए गए, जिनमें अमित शाह के एक वीडियो को लेकर के तो आज ही के दिन में हाईकोर्ट ने भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिसमें अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, संघ के कई बड़े सीनियर नेताओं के बयानों को एडिटेड करके यह दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर आरक्षण का विरोध कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी एससी, ओबीसी और इनका आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो पहले एक भ्रम की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से, हालांकि उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आप विपक्षी पार्टियों के तरफ से आधिकारिक तौर पर वो नहीं कहा गया, लेकिन समाज में एक बड़ी संख्या में से वीडियो वायरल किए गए कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि यह रक्षात्मक मुद्रा में आकर के जवाब देना पड़ा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने कर्म ऐसे हैं कि संविधान की हत्या करने का काम वो खुद करते हैं। संविधान में, भारतीय संविधान में यह साफ लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पर आप आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन 2006 में कांग्रेस ने ऐसा प्रयास किया, 2018 में ऐसा प्रयास किया, और एक बार फिर से इसी तरह का प्रयास कर रही है, जो कोर्ट के आदेश की वजह से हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस लगातार धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करती है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। भारतीय जनता पार्टी का उदय तो हुआ ही हिंदूवादी पार्टी के तौर पर है, तो भारतीय जनता पार्टी को हिडन एजेंडा लेकर के नहीं चल रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म के नाम पर सुविधाओं से किसी को वंचित नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को भोजन आज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो वो धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना देश के अंदर चल रही है तो उसमें धर्म के नाम पर आवास नहीं दिए जा रहे हैं। अगर उज्ज्वला योजना आज देश के अंदर चल रही है तो उसमें धर्म के नाम पर गैस सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। जब संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर इस तरह के प्रावधान नहीं होने चाहिए, तो क्यों विपक्षी दल इस तरह का माहौल देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं? और फिर उसके बाद में वो हमलावर भारतीय जनता पार्टी पर होते हैं कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, शुरुआत आप करते हो, और जब भारतीय जनता पार्टी आप पर हमले करती है तो आप झेल नहीं पाते हो, और झेल नहीं पाते हो तो फिर इस तरह की झूठी बयानबाजियों पर आप उतर आते हो। तो जरूरत यह है कि संविधान की आत्मा का सम्मान करते हुए संवैधानिक तौर पर जो सही और सटीक है वो काम किए जाने चाहिए, वो देश के हित के लिए जो काम है वो किए जाने चाहिए। और दोनों राजनीतिक दल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बड़े राजनीतिक दल है, और यह जिम्मेदारी दोनों बड़े राजनीतिक दलों की रविंद्र जी बनती है। प्रदीप जी, बीजेपी पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो संविधान बदल देंगे, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी संविधान को आप भी तो समझ रहे हैं कि उस संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, और आप उसके पक्षधर हैं। यह बात क्या प्रधानमंत्री जी को संविधान की प्रस्तावना समझ में नहीं आती? हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। अगर उनको अंग्रेजी भी नहीं आती हो तो हिंदी में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोगों में हम सभी शामिल हैं, सभी वर्ग शामिल हैं, सभी समाज शामिल है। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने इस अब की बार 400 पार, मंदिर मस्जिद की राजनीति, धर्म की राजनीति, राम मंदिर की राजनीति, ये शोभा नहीं देती है उनको। धर्म के आधार पर आरक्षण की राजनीति आपको शोभा देती है। संविधान, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये या तो समझ नहीं आता, या उनकी समझ का फेर है कि वो धर्म की राजनीति करके, मंदिर मस्जिद की राजनीति करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जबकि संविधान की शपथ लेते हुए उन्होंने कहा था कि संविधान की रक्षा करूंगा, लेकिन संविधान की एक बात उनको समझ में नहीं आती, एक बात पर वो काम नहीं कर रहे हैं। संविधान की जो मजाक उन्होंने रखा है वो देश के किसी प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए इनको संविधान की समझ ही नहीं है। और अगर समझ है तो जिस तरह उसका उपयोग कर रहे हैं वो कितना कुठाराघात है, कितना देश का नुकसान कर रहा है, देश के समाज को बांट रहा है, देश को गर्त में डाल रहा है, और दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। इसका उन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनको झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति से सरकार बनाए रखनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए। सरकार बनने के लिए दुनिया भर के मोहसिन रशीद साहब ना वो संविधान की रक्षा करते हैं। मोहसिन रशीद साहब, संविधान
ना वो देश के लोगों के मेरे आपके लिए सबसे पहला बड़ा ग्रंथ है धोखे की राजनीति। और मैं उम्मीद करता हूं मोहसिन रशीद साहब, संविधान में लिखी गई वो बात कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आप भी उसका इस्तेमाल करते होंगे, आप भी उसको कबूल करते होंगे, आप भी उसको मानते होंगे। रविंदर जी बिल्कुल ठीक बात है। लक्ष्मीकांत जी बस आ रहा हूं। जब बीजेपी के नेताओं के ये बयान आए कि 400 पार कर दीजिए, हमें संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं तो चाहता हूं, देखिए मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, मुसलमानों को कोई मतलब ही नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं कि आप हमारे नाम पे वोट करना और वोट मांगना बंद कर दीजिए। बीजेपी से मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, कांग्रेस से मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, बस हमें छोड़ दीजिए। हमें जलील करके, हम पर टिप्पणी करके वोट लेने का कारोबार बंद कीजिए। ना हमें आरक्षण चाहिए, ना हमें आपसे कोई सुविधा चाहिए, जो दे दे वो ठीक, जो न दे बहुत अच्छा। और संविधान में हमारी पूरी श्रद्धा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि बीजेपी के नेताओं ने, राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं ने बार बार ये कहा कि 400 पार कर दीजिए, हमें संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। तो मुझे ये डर है कि संविधान पे जब संविधान अगर ये बदल देंगे 400 पार लाके, तो फिर ये पहला हमला, जैसा कि आचार्य प्रमोद ने मोदी जी की बुरी जवाब दीजिए, कहा कि सबसे पहले जातिगत धर्म, जाति के हिसाब से आरक्षण को खत्म करना चाहिए। तो मैं इस बात से डर रहा हूं, इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि मोदी जी का नहीं आना क्यों बेहतर है। आप देखिए, मेरे को कुछ नहीं बोलना, आपने 4 बार सवाल कर लिया, मैंने 4 बार सवाल कर लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहे। फिर पूछ रहा हूं, सरकार बन गई आपकी गलती से, तो क्या मुसलमानों को आरक्षण दोगे या नहीं दोगे? धर्म के आधार पर आरक्षण दोगे कि नहीं दोगे? इसका सीधा मुसलमानों को चाहिए ही नहीं, बीजेपी मुसलमानों की बात करना खत्म करो, हमें नहीं चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं की है, सीधा जवाब दीजिए। न्याय घोषणा पत्र में हमने सारी प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है, इसलिए जवाब दीजिए। मुसलमानों से ये बातें चलती रहेंगी। मैं बहुत शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। ये जो बात कही जा रही है कि 400 पार अगर आ जाएगा तो संविधान बदल जाएगा, क्या ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि 400 पार आने से संविधान नहीं बदल सकता है? उसका एक प्रावधान होता है, उसकी एक व्यवस्था होती है और पूरी प्रक्रिया होती है। शॉर्ट में प्रक्रिया बताइएगा आशुतोष जी, फिर मेरे को क्लोज करना होगा। तो ये बीजेपी वाले ही तो कह रहे हैं। आशुतोष जी प्लीज आप बोलिए। प्रदीप जी 1 मिनट। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अगर हमको 400 सीटें मिलती हैं तो हम संविधान 400 पार सीटें आ भी गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। क्या ये प्रावधान है संविधान 400 सीटें पार करने का? उसकी एक प्रक्रिया होती है। संविधान में आपके पास 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार होनी चाहिए। 400 पार का कैसे यहाँ पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है? ठीक है, मैं आज वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन लगता यही है कि इस मसले को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल आगे लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। सवाल अगर किसी पर उठेगा उसे जवाब भी देना होगा, और अगर काउंटर सवाल उससे पूछा जाएगा तो दूसरे पक्ष को भी जवाब देना होगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।